Hello students, welcome to the St. Wilfred online law classes, and I'm Meghna and I'm here to teach you the consumer protection laws. So here are the topics we will discuss, and then we will discuss in detail about these topics. The first topic is consumer law. Second, we will discuss about the history. Third, we will discuss consumerism in India, and later we will discuss consumer protection in India before 1986. Then we will discuss Consumer Protection Act 1986 introduction, how it came into existence. Then we will discuss about the main objectives and scope and its salient features. Okay, then let's start with the why consumer law. Why it was the need that कि हमें consumer protection law इंडिया में लाना पड़ा, क्या ज़रूरत थी, महसूस हुई कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज भी होने चाहिए ताकि आगे जैसे मार्केट एक्सपेंड कर रहा है उस हिसाब से हम डेली जैसे हम डेली डील वी आर द पीपल वी डेली डील इन द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर डेली पर्पसेस लाइक वी परचेज मिल्क, वी परचेज अदर लाइक स्कूटर, मोटरसाइकिल, वी अवेल द सर्विसेज ऑफ कैब ड्राइवर्स, वी अवेल द सर्विसेज ऑफ buses, railways. So it was the need to protect their rights when they are utilizing their products and services. So basically there are somehow there are rights involved in them कि उनका राइट है इन्वॉल्व हो गया है कहीं ना कहीं, उनको प्रोटेक्ट करना है अब हमें, क्योंकि कई टैक्टिक्स होती है या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। क्यों करता है कि अब जैसे जैसे मार्केट स्पैंड होने लगा, प्रोडक्ट्स आने लगे, कंज्यूमर उनको अवेल करने लगे, पर एक सर्टेन क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स को नहीं मिल पा रही थी या उनके राइट्स को प्रॉपर्ली मतलब अगेंस्ट में जा रही थी, ना उनको सर्विसेज मिलती थी उसके अगेंस्ट मतलब प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम, या फिर उनके साथ ये हो जाता धोखाधड़ी हो जाती थी कि पैसे खरीद लिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे नहीं दिए गए। तो इस वजह से कुछ अनफिटेड प्रैक्टिसेस सोसाइटी में मतलब चलने लगी, जिस वजह से हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं कुछ ऐसा लॉ भी होना चाहिए जो कंज्यूमर्स के राइट को, हमारे राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। जैसे कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स एंड एक्टिविटीज़। अब ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन होती है। जैसे हम 10 किलो का आटा खरीदते हैं, अब वो क्वांटिटी हमें पता है, उसमें नेट पैकेजिंग लिखी होती है 10 kgs। अब ये हमारे राइट हैं, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आया तब हम इस चीज़ को समझ पाए कि ये चीज़ भी इंक्लूडेड है उस चीज़ में कि भाई हमें हर चीज़ को क्वांटिटी क्वालिटी कैसी मिल रही है वो हमारा राइट है, हमें अच्छा मिले क्या हम, क्योंकि हम उसके लिए पे कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या टैक्टिस होती थी, कुछ मिला देना या फिर कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट कर देना उस प्रोडक्ट में ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर कंज्यूमर का कोई राइट ही नहीं होगा तो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा, कोई भी उसके प्रोडक्ट को ऐसे जो सस्ता क्वालिटी का होगा, जो ख़राब क्वालिटी का होगा वो ऐसे बेच देगा। तो उसमें जो वो पैसा दे रहा है कंज्यूमर, तो उसका तो कोई मतलब राइट ही नहीं रह गया उसमें कि वो अपने राइट को भी प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें भी कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफाइंड लॉ की ज़रूरत है, इसलिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज लेकर आए। कंज्यूमर इज एक्सेल ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम। कंज्यूमर जो है एक एक्सेल है इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसके आसपास ही पूरा मार्केट घूमता है। एक्सेल मतलब धुरी जिसके अराउंड ही पूरा मार्केट एक चलता रहता है कि अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाएंगे, उसके फिर ना वो परचेजिंग होगी, ना उसका यूज़ होगा, ना उसका मतलब उसका प्रोडक्शन भी बनना बंद हो जाएगा। इस वजह से हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए कहा गया कंज्यूमर इज द एक्सेल ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अदरवाइज अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा मार्केट में तो वो प्रोडक्ट किस लिए बना रही है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट और या मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट किस लिए बना रहे हैं। तो वो उसका उनके लिए ज़रूरी था कि अगर कंज्यूमर्स को अगर उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, तो उनको अपनी क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी, अपनी स्ट्रैटेजी को उनके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, कंज्यूमर इज़ अ मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सक्सेस इन मार्केट। कोई भी प्रोडक्ट जैसे मार्केट में आता है, कोई भी खरीदता है उसे, तो वो अब अच्छा या बुरा वो कंज्यूमर ही डिसाइड करता है कि मेरा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, क्वालिटी इसकी सही है कि नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया और कंज्यूमर को वो पसंद नहीं आया तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा, जिस वजह से कंज्यूमर को ये कहा है कि मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सक्सेस इन मार्केट। अदरवाइज कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा, उसको उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसको खरीदेगा नहीं, उसको परचेज नहीं करेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ना उसे कोई उसका कोई प्रोडक्शन करेगा, ना उसको कोई मैन्युफैक्चर करेगा, ना उसको कोई सेल करेगा, ना कोई उसको आगे प्रमोट करेगा मार्केट में। तो इस वजह से कंज्यूमर इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सक्सेसफुल मार्केट में। और कंज्यूमर इज ए किंग पिन ऑफ मार्केट। ये क्यों कहा गया है? ये इसी रीजन से कहा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले कंज्यूमर की स्टडी करी जाती है कि भाई कंज्यूमर को क्या पसंद है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट लेकर आएँ। अगर कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में और कंज्यूमर उसको रिजेक्ट कर देता है या उसको अवॉइड करता है, उसको खरीदता नहीं है, तो वो प्रोडक्ट निल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से कंज्यूमर को ही किंग पिन कहा गया मार्केट का, कि अगर किसी प्रोडक्ट को अगर आपको मार्केट में चलाना है या कुछ उसको बेचना है या फिर उसको प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है। अदरवाइज उसके कोई मतलब नहीं रह जाता है उस प्रोडक्ट का मार्केट में। अब हम इसके हिस्ट्री देखते हैं, कंज्यूमर लॉज कैसे आया, क्या इसका मेन फोर्स था। इन अर्लियर टाइम्स कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो चल रही थी वो एक मतलब धुरी पे चली जा रही थी कि भाई वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो करे जा रहा है, और कोई जो खरीद रहा है तो उसका कोई वो नहीं रह जाता, उसका मतलब कहने का मतलब ये कि उसके राइट्स भी हैं कि नहीं, उसको पसंद आ रहा है कि नहीं वो प्रोडक्ट। बस वो रह गया था कि भाई कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो किस प्राइस पे बेच रहा है, किस क्वांटिटी में बेच रहा है, किस में क्या क्वांटिटी वो ज़्यादा है कि नहीं, क्या क्वालिटी है उसकी, उसमें उसका कोई ही मतलब कंज्यूमर का तो कोई वो राइट ही नहीं रहा, मतलब वो हो रहा था। इस वजह से मतलब राइट को मतलब समझा ही नहीं जा रहा था कि कंज्यूमर कोई चीज़ है, बना दिया बेचना है, बना दिया बेचना है, ऐसी वाली सोसाइटी चली आ रही थी। लेसी इज फेयर लीस्ट स्टेट इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है कि उस टाइम जो ड्यूरेशन था उस अर्लियर टाइम्स में, वो एक था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं तो उसमें वो डायरेक्ट डील करती थी कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट खरीदे नहीं खरीदे, वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। पर अगर और मोनोपोलीज होती थी, मतलब जो कंपनियां एक बार एस्टैब्लिश हो गई उसके अलावा उसके अलावा कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर पाना मुश्किल हो जाता था। तो वो कंज्यूमर्स एक तरह से बाउंड हो गए थे उनके प्रोडक्ट्स खरीदने, चाहे वो चीप क्वालिटी के हों, चाहे वो अच्छी क्वालिटी के हों, चाहे वो कैसी भी क्वालिटी के हो या क्वांटिटी में हो, या उनकी प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, किसी भी स्टेज पे वो प्राइस बढ़ा देते। जैसे अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ा दी उनकी, तो अनइवन प्राइसेस पॉलिसीज थी उस टाइम पे। इस वजह से मतलब उस टाइम में एक तो स्टेट का इंटरफेरेंस कम था इस चीज़ में, कि उस स्टेट इन द सेंस मतलब जो उस टाइम पे गवर्नमेंट या कोई रूल करती थी तो उनका इंटरफेरेंस कम था इन चीज़ में, वो डायरेक्ट था, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो वही पॉलिसी चली आ रही थी, जिस वजह से लीस्ट स्टेट इंटरफेरेंस था, जिस वजह से वो अपनी मन मर्जी से मार्केट चला रहे थे, जो मर्जी आया बेच रहे हैं, जो मर्जी आया बना रहे हैं क्वालिटी वाइज। तो इस वजह से लीस्ट स्टेट इंटरफेरेंस था उस टाइम पे। कैविएट एम्प्टर लेट द बायर बी वेयर, दिस वाज द पॉलिसी दैट वाज रेनिंग एट दैट टाइम। दैट मीन्स कि कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी वेयर। बायर्स को कहा गया है कि वो बंदा रैशनल है, वो समझ सकता है, अच्छा बुरा जान सकता है, आइज खोल कर वो चीज़ें देखता है। तो इस वजह से उसको कहा गया था, उस टाइम पे ये रूल चलता था कैविएट एम्प्टर वाला। कैविएट एम्प्टर का मतलब कि लेट द बायर्स को ही अवेयर होने दो कि उसको क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है। वो अगर उसने कोई चीप प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो उसकी गलती मानी जाती थी कि आपने उस टाइम देखा क्यों नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा है क्यों नहीं, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो हर चीज़ मतलब एक तरह से बायर के ऊपर डाल के चला जाता था। बायर उसमें अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता था, क्योंकि कोई भी अगर वो क्वालिटी ख़राब बना रहे हैं, अगर वो खरीद रहा है, बाद में उसे पता चलता है ये ख़राब निकला, तो उसके पास कोई राइट ही नहीं रह जाता है कि अपनी ग्रीवेंसेस को सीक कर सके कहीं अथॉरिटी के पास। इस वजह से तो बायर्स थे वो अपने आप को एक तरह से ये सोच लेते कि हम तो मतलब कुछ है ही नहीं, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, बस खरीदना है क्योंकि हमें नीड है। इस वजह से और वो उनके ऊपर ही मतलब बर्डन आ जाता था लास्ट में प्रूव करने का कि आपने खराब ही क्यों खरीदा, आप देख सकते थे, आपने तब चेक क्यों नहीं किया। तो इसमें कहा गया था लेट द बायर बी वेयर, मतलब आइज ओपन करके खरीदा जाए। आप अपने आइज ओपन करके कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो आप सही ले रहे हैं कि नहीं। इसमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या सेलर है उसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फिर मोनोपोली इन मार्केट।
मोनोपोली मार्केट मतलब जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, उन्होंने ही अपना एक साम्राज्य बना लिया था कि हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे। तो इस वजह से वो क्या, सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स हो गया था सर्टेन पीपल में, मतलब उनके अलावा वो कोई उस प्रोडक्ट को या उन सर्विसेज को कोई देगा ही नहीं। इस वजह से तो फिर क्या हुआ, कंज्यूमर्स को उनके सर्विसेज अवेल करनी पड़ती थी। इस वजह से इकोनॉमिक ऑफ मतलब सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स होता है इन सर्टेन हैंड्स, मतलब कुछ ही लोग उससे ज़्यादा अमीर बनते जा रहे थे और दूसरा अपना मार्केट चला भी नहीं सकते थे वहाँ पर। इस वजह से हिस्ट्री में जो हमारे हिस्ट्री में ये जो मार्केट था कंज्यूमर्स को लेकर, वो बहुत ही मतलब हेल्पलेस था कंज्यूमर्स के हिसाब से। उनको कोई मतलब वो राइट नहीं दिया गया था कि वो अपनी कहीं ग्रीवेंसेस रख सकें, कोई कुछ उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए, उनको कोई एजुकेशन दी जाए उसके बारे में कि उनको वो क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब एक चली जा रही है इकोनॉमी, हम बड़े हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हम जो बनाएं वो आपको खरीदना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव नो चॉइस। ठीक है। तो उसके बाद जो जूरिस्ट थे हमारे, जर्मी बेंथम एंड सर जॉन स्टुअर्ट मॉल एंड सो ऑन, उन्होंने कैंपेन किया और स्ट्रेस किया स्टेट के ऊपर कि वो कोई रेगुलेटरी मेजर्स बनाए अगेंस्ट मोनोपोली प्रैक्टिसेस, कि भाई वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए कि मतलब जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो सके, लोग मतलब अदर इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो सके, अदर कंपनीज भी स्टैब्लिश हो सके, ताकि मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके आगे आके। ठीक है। उसके ये हमारी हिस्ट्री है। जिसके बाद जर्मी बेंथम की एक यूटिलिटेरियन थ्योरी आई थी जिसमें सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में कहा गया था, उसको कंसीडर करके आगे फिर इन लॉज में डेवलपमेंट्स आए। फिर कैपिटलिज्म थ्योरी से सोशलिस्ट कंट्रीज डेवलप होने लगी, ताकि उसमें सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस हिसाब से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए। धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट्स होते गए कंज्यूमर के हक में, ताकि और मोनोपोलीज भी कम होती गई। इस वजह से एक हेल्दी कंपटीशन आने लगा मार्केट में। ठीक है। फिर कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। अब कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है? कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है कि हमें प्रोटेक्ट करना है और प्रमोशन करना है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स कि, मतलब कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। It is a movement policies aimed at regulating products and services, methods and standards for manufacturers, sellers and advertisers in the interest of buyer. इसमें क्या है, ये एक मूवमेंट था, एक पॉलिसी थी जिसके थ्रू हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, उनके लिए मेथड्स और स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करें कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे उनका प्रमोशन करेंगे, उनको ऐसे सेल करेंगे कि प्रॉपर डिफाइंड प्रोसीजर या उनके लिए मेथड एंड स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और एक रेगुलेटरी मेजर्स बना दिए गए मार्केट में कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो के एक क्वालिटी मेंटेन कर दी गई उनकी। इससे लो क्वालिटी के अगर प्रोडक्ट जैसे जो कि हार्मफुल ना हो कंज्यूमर्स के लिए, जो डेंजरस ना हो कंज्यूमर्स की लाइफ को लेके, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा आ सकें। इस वजह से कंज्यूमर इन इंडिया को एक बेसिकली एक वो पॉइंट कहा गया है जहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट हो सके। अब इसमें क्या कंज्यूमर अवेयरनेस इंडिया में क्यों नहीं आ सकी? इसका मेन रीज़न था लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि हमारे भी राइट्स हैं, हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर वो ख़राब निकलती है तो हमें कुछ उसका रेमेडी भी मिलना चाहिए, उसका रिलीफ मिलना चाहिए। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमरिज्म, अनऑर्गेनाइज सिस्टम था, मतलब उसका कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं, भाई कहाँ जाएगा, क्या रिड्रेसल सीख करेगा, वो नहीं था। पोवर्टी, गरीबी इतनी थी कि लोग कुछ खरीद ही नहीं पाते थे, तो उसका मार्केट कैसे चलेगा, वो उस चीज़ पे डिफाइन था। इलिटरेसी, मतलब पढ़ाई नहीं हो, जो इंसान पढ़ा लिखा हो वो डिफाइन कैसे करेगा क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या राइट है, उसके लिए वो भी है, मतलब इंसान है तो कहाँ उसकी अगर कोई राइट हैम्पर हो रहे तो वो कहाँ उसकी रिड्रेसल ले सकता है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, अदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो प्रिवेल करती है उस टाइम सोसाइटी में, वो भी इफेक्ट करती है अवेयरनेस को लेकर, कंज्यूमर्स के राइट्स को लेकर। हाउ कंज्यूमर्स कैन बी अटेन्ड, कंज्यूमरिज्म कैसे अटेन किया जा सकता है, कैसे? थ्रू सेमिनार्स कंडक्ट करवा के, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवा के,
कोर्सेज एंड पब्लिकेशन इंट्रोड्यूस करी जाए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि वो उनका मतलब कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका यूज़ है, कैसे उनके राइट है, अगर उनके में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अगर उनको कोई राइट हैम्पर हो रहा है तो कौन सी रिडर्सल अथॉरिटी में जा सकते हैं, ये सब उसमें बताया गया है। रिसर्च ऑन कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, अब कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम आती है बहुत सारी, तो उन चीज़ को उन पर रिसर्च करके कि भाई आगे जैसे प्रॉब्लम सारी कंज्यूमर्स में कोई भी मार्केट को लेकर कि ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा मार्केट में आना चाहिए पर उस हिसाब से कंज्यूमर्स को वो मिल नहीं पा रहा, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई नहीं होती, तो इस हिसाब से कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करके भी हम उस पर अवेयरनेस ला सकते हैं। ये कंज्यूमर्स इसकी वजह से कंज्यूमर्स अटेंड किया जा सकता है मार्केट में। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बिफोर 1986 एक्ट, 1986 का जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उससे पहले क्या लॉज प्रिवेल करते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर इंडिया में? आईपीसी 1860, सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, Dangerous Drugs Act 1930. These were the some acts which were protecting the rights of the consumer at that time. Then after independence के बाद Banking Regulation Act 1949, Industrial Development and Regulation Act 1951 were first two legislation aimed to protect the right of consumers. ये दो पहले legislations थे उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रॉपरली एम्ड थे कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद और भी एक्ट आए जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स एक्ट 1956, इसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर की उस पर बताया गया है कि किस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे और किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, तो इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है मेनली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डील करता है। मोनोपोलीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ये इसलिए आया कि उस टाइम पे जो मोनोपोलीज हो रही थी, जो इकोनॉमिक पावर्स थी वो सर्टेन हैंड्स में ही थी, उस चीज़ को रोकने के लिए, मार्केट को और बढ़ावा देने के लिए ताकि फ्रेश कंपटीशन स्टार्ट हो सके, अच्छा मार्केट डेवलप हो सके, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मार्केट बने, इसलिए इस एक्ट को लाया गया एंड सो ऑन। देन वी विल डिस्कस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो मोस्ट इफेक्टिव सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया कहा गया है। मतलब उस टाइम पे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहला एक्ट था जिसने प्रॉपरली राइट्स, रेमेडीज़ एंड उनके रिड्रेसल बताया कि वो कहाँ सीख कर सकते हैं इफ़ एनी ग्रीवेंसेस आर देयर फॉर एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, this act was enacted with a series of discussion between and dialogues between with representatives of consumers, trade unions, manufacturers, industrialists एंड विद इन गवर्नमेंट डेलिब्रेशन। मतलब ये जो एक्ट था ये बहुत डिस्कशन और डायलॉग्स के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। मतलब इसमें हर लेवल पे डिस्कशन किया गया। उन लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे कंज्यूमर्स के, ट्रेड यूनियंस के और मैन्युफैक्चरर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, सेलर्स के, उन सब के साथ और गवर्नमेंट का जो था डेलीगेशन उनके साथ पूरा उनका वो जो कहते हैं मंत्रणा हुई या डिस्कशन हुआ या डायलॉग हुआ, उसके बाद प्रॉपरली इसको फ्रेम किया गया। ठीक है, मतलब इसमें सबकी इच्छाओं को ध्यान रखे, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखे कि ये लॉ बनाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, इनएक्टेड विथ गाइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इशूड ऑन अप्रैल 1985। जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी उस टाइम पे यूनाइटेड जनरल असेंबली ने जो गाइडलाइन इशू करी थी अप्रैल 9 1985 को, उसके बाद उनके गाइडलाइंस को फॉलो करके ये एक्ट को एग्जिस्टेंस पे लाया गया था। Now we will discuss about the main objectives of the act and scope. As you know, this act covers all goods and services and also provide remedies at the lower to higher level. So its scope is so wide. Okay, so unlike other laws which were prominent
विच मोस्टली प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव नेचर, जो अदर लॉज थे उस टाइम पे वो मोस्टली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव थे, मतलब कि वो पनिशमेंट प्रोवाइड करते थे और प्रोहिबिट करते थे किसी चीज़ से या प्रिवेंट करते थे किसी ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ठीक है। और जो एक्ट था 1986 इज़ अ कंपनसेटरी इन नेचर। जो 1986 का एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो जनरली कंपनसेटरी इन नेचर है, मतलब ये इट जनरली फोकसेस ऑन स्पेसिफिक रिलीफ इन केस ऑफ specific grievances, and it also provide compensation, मतलब वो according to situation, according to the problem, according to the grievances वो compensation provide कराता है, and also एक relief कराता है वो specific nature की, ताकि उनको आगे जाके कोई problem ना हो। just like अगर product damage हुआ है, उस अगर वारंटी पीरियड में है वो प्रोडक्ट और वो डैमेज हो गया है या ख़राब निकला है, आया है प्रोडक्ट वहीं से ही जहाँ से लिया है हमने मार्केट में उससे परचेज़ किया है, अगर वो प्रोडक्ट डैमेज निकला वारंटी पीरियड में है तो हम उसको या तो सीख कर सकते हैं रिड्रेसल अथॉरिटी के पास जाके कि हम उसका मतलब या तो उसका एक्सचेंज करा सके या फिर हम उसमें उसको ठीक करा के ले सके वापस, या फिर हमें कंपनसेशन मिले उस ड्यूरेशन में हमने जो मेंटल एगोनी सहनी पड़ी हमें तब मेंटल टॉर्चर हुआ उस प्रोडक्ट को ऐसे ख़राब पाके जो हमें महसूस हुआ उस वक्त। तो हर चीज़ का यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करी है अगेंस्ट एनी ग्रीवेंसेस विच आर अगेंस्ट योर राइट्स। तो ये एक्ट उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे, स्पेसिफिक नेचर के रिलीफ प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर्स को अगेंस्ट एनी डैमेज और अगेंस्ट एनी ग्रीवेंसेस। देन लेटर ऑन इस एक्ट को मोर पावरफुल बनाने के लिए, मोर राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आया, डेवलपमेंट हुई, तो उसमें नीड हुई कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। उसके बाद तो हमें महसूस हुआ कि भाई अब हमें इसमें और चेंजेस लाने, उसको और अच्छा, उसको और इफेक्टिव बनाना है। इस केस में 1991 में, देन 1993 में एंड लेटर इन 2002 द मेजर अमेंडमेंट्स वर मेड इन दिस एक्ट। Then later in 2019 a new act, Consumer Protection Act 2019 came into existence, but somehow we are bound to discuss 1986 act as per your syllabus, so we will discuss about it later, act of 2019. Then there are some features of this act that we will discuss it now. Salient features. What are the features of this act? क्या फीचर्स थे इस एक्ट के, क्यों ये एक्ट मतलब एक अच्छा इफेक्टिव एक्ट कहा गया। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो ये एक्ट है ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई करता है। कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर्स। कवर्स ऑल सेक्टर्स वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव। और ये कवर करता है ऑल सेक्टर्स को, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कोऑपरेटिव हो, उसके थ्रू कोई भी सर्विसेज, कोई भी गुड्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए प्रोवाइड करी जा रही है और वो कंज्यूमर्स उसके ग्रीवेंसेज है कंज्यूमर्स के उसके अगेंस्ट में, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू रिड्रेसल सीख कर सकता है। इट इज़ कंपनसेटरी इन नेचर। जो ये एक्ट है ये कंपनसेटरी इन नेचर है, मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डैमेज कॉज हुआ या फिर कोई भी आपका ग्रीवेंसेस है, उसका अगर कंपनसेशन, वैलिड कंपनसेशन जो बनता है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल कमीशन के आगे, तो वो डिसाइड करके आपको वो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। provides protection in regard to dangerous goods and services and also provides safety, information, choice, etc. जो ये एक्ट है ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी अगेंस्ट डेंजरस गुड्स, देन goods and services, and also provide safety, information, choice, etc. and also provide safety in regards to the nature of quality, quantity of goods एंड इन्फॉर्मेशन कि भाई उसको उसका राइट है इन्फॉर्मेशन सीख करने का कि कैसा गुड है, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या यूज़ है उसका, वो हर चीज़ पूछ सकता है, उसका राइट है उसे इन्फॉर्मेशन लेने की। अगर कोई डैमेज हो जाता है कंपनी उसको क्या बेनिफिट देगी उसके अगेंस्ट में, क्या उसकी रेमेडी कैसे सॉल्व करेगी उसकी प्रॉब्लम को, तो ये सब उसके राइट में आता है और उस इन्फॉर्मेशन भी इन्फॉर्मेशन जनरली प्रोवाइड की जाती है उस चीज़ के बारे में। एंड चॉइस, मतलब इसमें कहा गया अब राइट दिया हुआ है कंज्यूमर के, वो चॉइस भी कर सकता है मार्केट मतलब प्रोडक्ट्स का। ये नहीं है कि भाई एक बार ये चूज कर लिया, नहीं आपको यही खरीदना पड़ेगा, आप चाहें तो दूसरा भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से एक चॉइस है कंज्यूमर्स के पास कि वो इन दिस एक्ट ही कैन सीक रेमेडी इफ हिज राइट्स आर इन्फ्रिंज इन एनी वे।
Then provide effective redressal machinery at 3-tier level, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये आपको 3 लेवल पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक मशीनरी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप अपनी जो रेमेडीज़ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या ग्रीवेंसेज है, वो आप सीख कर सकते हो, वो आप जाके वहाँ फाइल कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और वहाँ पे आपको आपकी ग्रीवेंसेज का एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आंसर या सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका हमने आज का जो हमने डिस्कशन किया, ये आज हमने इसके 7 टॉपिक्स डिस्कस किए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज क्यों आया, क्या रीज़न था, इसकी हिस्ट्री क्या थी इसके पीछे, और उस कंज्यूमरिज्म इन इंडिया उसका मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत थी कंज्यूमरिज्म इन इंडिया की। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज 1986 से पहले कौन से लॉज थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या उसके ऑब्जेक्टिव था और क्या उसके सैलिएंट फीचर्स थे, आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.